जी डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑन थर्मो रेगुलेशन, और हम जानेंगे कि थर्मो रेगुलेशन जो है वो क्या होती है। राइट स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी हो उसमें आपको नज़र आएगा कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये बेसिकली कह लें आपके किसी भी बॉडी को स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। और इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस की एग्जांपल्स की बात करें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। यानी जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि चलें हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो आखिर कैसे काम कर रहा है, और ये थर्मो रेगुलेशन यानी हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले जो है प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। सो लिहाजा बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की। तो अगर प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो हम स्टडी करेंगे कि लो टेम्परेचर पे प्लांट्स आखिर कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस रखता है जिसकी बुनियाद पर पौधा सर्वाइव कर लेता है, या फिर हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पौधा कैसे सर्वाइव करता है, वो कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे पौधे को ज़िंदा रखती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर की। स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो ये डी नेचर कर देता है, यानी जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनको हाई टेम्परेचर डी नेचर कर देता है। और इसके अलावा इनका जो एक मेटाबॉलिक पाथवे है या मेटाबॉलिज्म का पौधों का एक तरीका है, उनको ये ख़राब कर देता है। और एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि पौधा जो है उसको बहुत सा नुकसान पहुँचता है, और आखिरकार रिज़ल्ट यही निकलता है कि पौधा बेचारा मर जाता है। स्टूडेंट्स, पौधा जो है याद रखिएगा, एवापोरेटिव कूलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिससे वो बेचारा मैनेज करता है हाई टेम्परेचर में। यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेशन करता है, और बहुत ज़्यादा एवापोरेशन से ये होता है कि वो पौधा जो है अपने आप को कूल रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप याद रखें हॉट एंड ड्राई वेदर हो तो फिर आपको पता है कि ज़मीन से पानी जो है और पौधे से जो पानी है वो सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो एक पौधे को स्ट्रेस आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी सारा एवेपोरेट हो गया तो पौधा इंटरनली वैसे ही मारा जाएगा। लिहाजा पौधा अपने ज़्यादा हॉट एंड ड्राई और कह लें कि वेदर में वो ख़ुद को क्या करता है कि स्टोमेटा क्लोज़ करके डिहाइड्रेट होने से बचा लेता है, यानी उसमें पानी की कमी कहीं ना हो जाए, तो इसलिए वो स्टोमेटा को क्लोज़ करता है। यानी एज अ होल आप ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, और फिर स्टोमेटा की क्लोजिंग जो है उसको वाटर डेफिशिएंसी से बचाने की कोशिश करती है। लिहाजा पौधा जो है बेचारा वो सरवाइव कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो पौधे ने इख्तियार कर ली हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर से ख़ुद को बचा के रख सके। तो लिहाजा बात करेंगे हम अडेप्टेशंस की, और ये अडेप्टेशन हमें बताएंगी कि हाई टेम्परेचर पे पौधा आखिर कौन से ऐसे इंतज़ामात करके बैठा हुआ है कि ख़ुद को वो इस हाई टेम्परेचर से बचा ले। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अडेप्टेशंस क्या होंगी, थे हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टेम्परेट रीजन्स होते हैं, यानी ऐसे इलाके जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो पौधा है वो बेचारा फेस करता है 40 डिग्री या इससे भी ज़्यादा के टेम्परेचर को। यानी आप कह लें कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर भी पौधे होते हैं, या कोई रेगिस्तान बनने से पहले वाले इलाके हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लिहाजा वहाँ पे पौधा जो है अभी 40 डिग्री टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगा, कौन सी अडेप्टेशन लेकर आएगा, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि पौधा जो है वो एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, पौधा जो है एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन का नाम होगा हीट शॉक प्रोटीन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं ये क्या काम करेंगे जिससे पौधा अपने आप को बचा पाएगा। आप कह लें कि जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं ये जिस तरह लेट्स से दैट कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं सेल के अंदर, राइट, ये उनका सबस्ट्रेट है, और लेट्स से दैट कि कोई भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं उसको अम्ब्रेस कर लेंगे, यानी उसको कवर अप कर लेंगे। अब उसको ये हीट शॉक प्रोटीन्स जब कवर अप कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो डी नेचरेशन का प्रोसेस है, यानी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है
ये स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, राइट, ये स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, तो हम इसको तबाही से स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं। यानी डीनेचरेशन जो एक अमल है जो कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है, उससे हम पौधे को बचा सकते हैं। यानी हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अडेप्टेशन है किसी भी पौधे की जो कि टेम्परेट रीजन में रहता है, क्योंकि आई थिंक सो ये एक हीट शॉक प्रोटीन्स ही हैं जो उनको बचा के रखेंगे, उनके एंजाइम्स को, उनके प्रोटीन्स को एम्ब्रेस करके, यानी डीनेचर होने से बचा के रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो अडेप्टेशन है हीट शॉक प्रोटीन्स की, और अमूमन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन, तो आप ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो पौधे हैं वो हाई टेम्परेचर पे तो हमने स्टडी कर लिया कि कैसे ख़ुद को वो बचा रहे हैं और आखिर क्या क्या उनको नुकसान हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लो टेम्परेचर वाले जो पौधे हैं, यानी जो बहुत ठंडे इलाकों में पौधे फूलते बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, अब वो ख़ुद को कैसे बचाते हैं और आखिर उनको क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस होते हैं। यानी अब उनकी भी हम अडेप्टेशंस के ऊपर जाएंगे और देखेंगे आखिर वो ये जो थर्मो रेगुलेशन है, यानी हीट से बचने का एक प्रोसेस है, ये कैसे करते हैं, और हीट से बचने का मतलब, और हीट अगर कम हो जाए तो हीट बैलेंस रखने का काम कैसे करते हैं। सो अब बात करेंगे थर्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशंस की, जो कि प्लांट्स लो टेम्परेचर पे खुद को सेव करने के लिए करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बहुत ख़ास बात बता देता हूँ कि जैसे लेट्स से दैट कि ये किसी सेल का न्यूक्लियस है और ये उसका प्लाज्मा है, और लेट्स से दैट कि ये उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो है आपको पता है कि ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। सो कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं और कुछ सैचुरेटेड होते हैं। सो दीज आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स। अब मैं बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली कुछ ऐसे ही होती है कि समझ लें जैसे आप एक समंदर में हैं और एक शिप जो है उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रियली मेक योर डायग्राम। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि ये शिप जो है कभी भी स्टेबल नहीं है। ये क्या होगा कि ये शिप कभी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, कभी नीचे की तरफ मूव कर रही होगी। तो आप कह लें कि ये नीचे वाटर है, इस वाटर को आप कह सकते हैं फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, यानी शेक कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इस तरह ही प्लाज्मा जो है, जो कि सेल के अंदर प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा आप कह लो कि वो जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन जो है आप कह लो कि बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, तो हम इसे कहते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से कह लें कि सेल अपने आप को ज़रा फ्लूइडिटी रहती है उसमें, और सेल अपने आप को खुश रखता है, एक अच्छी होम्योस्टेसिस बरकरार रहती है। फ्लूइडिटी से भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो सेल चला रहा होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, आपको पता है कि अंदर पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। आपको पता है जैसे पानी जो है वो अगर उसमें मूवमेंट्स कम हो जाएं तो पानी नहीं रहता, वो बर्फ़ बन जाता है। इस तरह सेल के अंदर भी थोड़ा सा लो टेम्परेचर के अंदर जो है वो फ़र्क पड़ता है, और वो कह लें कि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, प्लाज्मा की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइडिटी है ये भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये भी जो है लेस हो जाती है। तो आप कह लेंगे फ्लूइडिटी चेंज हो जाती है। तो अगर ये फ्लूइडिटी चेंज हो तो हम कहेंगे कि फ्लूइडिटी जो है वो अल्टर्ड कर गई है, यानी चेंज हो गई है। और इसके पीछे स्टूडेंट्स एक रीज़न मैंने और लिख दिया है, और वो ये है कि जो लिपिड्स होते हैं, यानी फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो मेम्ब्रेन के, वो क्या हो गए, लॉक्ड हो गए हैं, वो बाउंड हो गए हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर। यानी देयर आर सम क्रिस्टल्स इन इट जो बन गए हैं, और उन्होंने इसको जो फॉस्फोलिपिड्स की फ्लूइडिटी है उसको जो है वो बिल्कुल ही कम कर दिया है, यानी ऑल्टर्ड कर दिया है, और ये प्रॉब्लम आ गया है। यानी तो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि जो लिपिड्स हैं वो लॉक्ड अप हो गए हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में, राइट। और इससे सबसे बड़ा मसला तो ये आएगा कि जो सॉल्यूट्स जो अंदर से बाहर जा रहे थे या बाहर से अंदर आ रहे थे, यानी इनकी जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ठीक है, ये जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला जारी था, यानी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, बहुत सी चीज़ें अंदर जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें बाहर आ रही हैं,
लेकिन द थिंग्स आर नॉट गुड एट लो टेम्परेचर कि ये ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और बेचारे सारे लिपिड जो फॉस्फोलिपिड स्पेशली ये सारे लॉक्ड अप हो जाएंगे और फ्लूइडिटी जो है वो काम नहीं करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि देयर आर सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज वेल, यानी आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। जिस तरह ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं लिपिड बाय लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। और आप कह लो कि अब इसमें एक एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, जो कोई भी प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। यू कैन से द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर लो हो जाने से ये होगा कि ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो है, यानी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, यू कैन जस्ट रियली कॉल इट एज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बहुत से और भी होते हैं, कुछ सेंटर से गुजरे हैं, कुछ बिल्कुल नीचे होते हैं लाइक दिस, कुछ ऐसे नीचे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कुछ इक्वली डिवाइड होते हैं और कुछ बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं मेम्ब्रेन के बाहर। तो ये सब जो है आप कह लो कि थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये थोड़े से अपने काम को जो है जिस तरह इन्होंने करना है वो नहीं कर पाएंगे, और ये भी लॉक्ड अप हो जाएंगे, यानी दे विल बी अफेक्टेड एज वेल। ये भी जो है ये अफेक्टेड हो जाएंगे, राइट, ये भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो अब ये चले हमें समझ तो आ गया कि आखिर ठंड हो जाएगी, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो पौधा जो है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। तो एक तो ये है कि उसकी मेम्ब्रेन जो है लॉक्ड अप हो जाएगी बिकॉज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर कमी वाक़ हो जाएगी, उसके प्रोटीन्स जो हैं वो लॉकअप हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो फिर आखिर अब क्या अडेप्टेशंस हैं, राइट। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशंस की कि आखिर पौधे ने कौन सी अडेप्टेशंस को जो है वो इख्तियार किया है, उनके ऊपर उसने अपने अंदर चेंजिंग्स लाया है ताकि इन प्रॉब्लम से वो बच सके। स्टूडेंट्स अब ये होता है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो लिपिड्स हैं वो मेम्ब्रेन ये करेगी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ा देगी, यानी उनका जो प्रोपोर्शन है, यानी सेल मेम्ब्रेन में जो उनका एक प्रोपोर्शन है वो अनसैचुरेटेड, लेट्स से दैट पहले 1-2 थे, तो अब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड एसिड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, इनका प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अब इनके इंक्रीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, इस अडेप्टेशन से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई थी, यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बने थे जिनकी वजह से मेम्ब्रेन के लिपिड्स लॉक्ड अप हो गए थे, फ्लूइडिटी को फ़र्क पड़ गया था, तो लिहाजा उससे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना देने से यू कैन से कि अब ये नहीं होगा, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करेंगे कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, और जब क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो लिपिड्स लॉक्ड अप नहीं होंगे तो डेफिनेटली फ्लूइडिटी जो है वो बरकरार रह सकेगी। लिहाजा दैट इज़ अ वेरी गुड अडेप्टेशन, जिसकी वजह से पौधा अपने आप को लो टेम्परेचर पे भी सही तरह अपने जो फंक्शन हैं वो कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इसमें और बता दूं, अब डेफिनेटली जब ये काम होगा तो नो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, ये तो अब आपको पता लग ही गया है और आई होप आपको याद भी रहेगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी दिस प्रोसेस नीड्स टाइम, इसको होने के लिए वक्त की ज़रूरत है। अगर आप एकदम कर देंगे टेम्परेचर डाउन, यानी अगर आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेते हैं उसमें एकदम पौधे का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो एकदम ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से पौधा जो है वो चिली हो जाएगा, तो पौधे को चिल्स का शिकार हो जाएगा और क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी और पौधा हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, पौधा किल हो जाए। लिहाजा जो एयर है उसका जो टेम्परेचर में ड्रॉप आना है, यानी जो टेम्परेचर जो है वो एयर में जो कम होना है वो एक तसलसल से हो, यानी नेचुरली तो ऐसा ही होता है ना, एकदम टेम्परेचर तो कम नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता ही सर्दियाँ आती हैं और टेम्परेचर कम होता है और जिससे ठंड बढ़ती है, तो पौधा तो उसके लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आप एकदम पौधे को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे लाएंगे फिर तो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो लेकिन ये बात आपको वैसे भी कॉमन सेंस से भी पता ही होगी कि एकदम तो कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स अब फ्रीजिंग टेम्परेचर आ गया, लेट से बहुत ही सर्दी आ गई,
और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता है कि जो पत्ता है उसके ऊपर जो है वो बाहर जो है वो बर्फ़ सी जम जाती है, राइट। देयर इज़ समथिंग आइस जो कि उसके ऊपर जम जाती है। यू कैन से दैट कि अगर हमारे पास जो है एक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये बाहर वाली जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, लेट्स से दैट कि ये सेल वॉल है। आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंटर्ड वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस उसका साइड पे होता है, और ये इसकी सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल के बाहर अगर कोई आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं, राइट, सेल वॉल के बाहर जो हैं कुछ क्या बन रहे हैं, आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो सेल को कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यही आइस क्रिस्टल्स जो हैं, लेट्स से दैट कि वो अंदर वाली सतह पे बन जाएं, तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। क्योंकि आइस क्रिस्टल जो हैं वो अंदर वाली सतह पे बनेंगे तो ये कर देंगे परफोरेशंस। अब आप सोच रहे होंगे परफोरेशंस क्या होती हैं। परफोरेशंस का मतलब होता है कि सुराख हो जाएंगे। अब सुराख अगर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, मतलब और होंगे कैसे, मतलब देखें छुरी होती है, स्टैब करते हैं आप तो सुराख कर देती है ना, कहीं पे भी स्टैब करें किसी को, कहीं लकड़ी पे करें, सेब में, किसी फल में करें तो सुराख हो जाता है। इस तरह ये क्रिस्टल छुरी का काम करेंगे, और ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन में स्टैबिंग कर देंगे। मेम्ब्रेन यानी आपकी मेम्ब्रेन, तो उसमें सुराख हो जाएंगे, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत से जो ट्रांसफ्यूजन्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो ख़राब होगी। और ये स्टैबिंग जो है, ये जो परफोरेशंस हैं, ये अंदर ऑर्गेनेलिस को भी हो सकती हैं, यानी ऑर्गेनेलिस के अंदर भी स्टैब्स अगर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो ऑर्गेनेलिस हैं बेचारी, वो भी क्या हो जाएंगी, सब ख़राब हो जाएंगी। और फिर ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म है, यानी जो सेल है, सेल के अंदर जो एक सेल प्लाज्म है, ठीक है, जिसको आप सेल प्लाज्म को आप प्रोटोप्लाज्म भी कहते हो, यानी जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के दरमियान जो भी फ्लूइड है और जो कुछ भी है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो। तो प्रोटोप्लाज्म में अगर ये क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स रियली बैड थिंग, क्योंकि ये परफोरेशन कर देगी, जिसकी वजह से जो है वो सेल डेथ हो सकती है, यानी सेल बेचारा अपनी मौत मर सकता है। सो फ्रीजिंग टेम्परेचर अच्छा नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि इससे तो सेल की डेथ हो सकती है। लेकिन बाहर अगर हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड मीन बड़ा सख्त सा एक मटेरियल है, तो इस रिजिड मटेरियल से जो है सेल को कोई इतना मसला नहीं बनता। लेकिन अंदर हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर अब इन क्रिस्टल से जो अंदर बन रहे हैं, इनसे बचने के लिए पौधा क्या अडेप्टेशंस जो है वो इख्तियार कर रहा है, यानी कौन सी अडेप्टेशंस को जो है उसने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया हुआ है, जिससे वो इस क्रिस्टल फॉर्मेशन से बच सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पौधों के नाम बता देता हूँ जो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं। अभी आप इनको गूगल ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कौन से हैं, और कमेंट में आप बता दें कि जो मैं लिख रहा हूँ इसके अलावा भी कोई ठंडे इलाकों के पौधे हैं, तो दूसरे बच्चे जो हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो ओक्स ठंडे इलाकों में बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ओक्स के, मैपल्स के दरख्त होते हैं। इसके अलावा ठंडे इलाकों में, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में गुलाब के पौधे भी रहते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ये तो वो पौधे हैं ना जो ठंडे इलाके में रह सकते हैं। लेकिन आप गर्म इलाके वाले पौधे वहाँ ले जाओगे तो वो बेचारे क्रिस्टल फॉर्मेशन से ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अडेप्टेशन नहीं होगी ना। इन पौधों में तो अडेप्टेशन मौजूद हैं, लिहाजा क्या अडेप्टेशन मौजूद हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अडेप्टेशन का जवाब ये है कि ये पौधे एक ख़ास किस्म का फ्लूइड जो है, यानी यू कैन से कि ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म का साइटोसोल फ्लूइड है, राइट। और ये साइटोसोल फ्लूइड ख़ास किस्म का क्यों है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो इस तरह की है कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट कर दिया जाए या बहुत कम सॉल्यूट कर दिया जाए, वट एवर द फिजियोलॉजी इज़, तो फिर क्या होगा कि ये सुपर कूल अगर हो जाएगा, यानी बहुत ठंडा हो जाएगा ये साइटोसोल, तो तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी दे हैव अडेप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सॉल्यूट कंसंट्रेशंस और कॉम्पोजिशंस विच अलाउ साइटोसोल टू सुपर कूल विदाउट क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होने नहीं देता है। यानी यू नो व्हाट, जैसे
हमारे पास कोई वाटर है, उसको हमने अगर फ्रीज़र में रख दिया तो वो तो फ्रीज़ हो गया, वो तो जम गई, बर्फ़ बन गई। लेकिन अगर आप ऑयल है, लेट्स से दैट आप उसको फ्रीज़र में रख दें तो वो कभी भी नहीं जमता है। यानी अब फ्रीज़र का टेम्परेचर जितना मर्ज़ी ठंडा हो जाए, लेकिन वो ऑयल जो है वो तो जमता ही नहीं है, वो तो एक ऐसा लिक्विड है जो कभी भी जम ही नहीं सकता। तो लिहाजा पौधे भी कुछ ऐसी अपने अंदर साइटोसोल में चेंजिंग्स कर लेते हैं सोल्यूट्स की, कि अगर उनको बहुत ठंडा भी कर दिया जाए तो फिर क्या होगा कि वो कभी भी जमेंगे नहीं, यानी उनमें क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। सो ये अडेप्टेशन जो हैं मौजूद हैं इन सब पौधों में, ओक्स में, मैपल्स में, रोजेज़ में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपसे बात की अबाउट दी थर्मोरेगुलेशन, राइट। और हमने जाना कि आखिर अडेप्टेशन जो हैं वो पौधों में मौजूद हैं। जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं वो अपने अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप कह लें कि वो अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के प्रोपोर्शन को बढ़ा लेते हैं, जिससे वो ठंडे टेम्परेचर के अंदर जो है अपने आप को सेव कर सकते हैं, और गर्म टेम्परेचर में हीट शॉक प्रोटीन्स बना लेते हैं। लेकिन ठंडे टेम्परेचर में वो अपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशंस को भी चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है वो ठंडे टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचा सकते हैं। ठंडा टेम्परेचर हो तो वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करके तो ख़ुद को क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बचा सकते हैं। लेकिन बहुत ही ठंडा टेम्परेचर हो यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर हो तो वो अपने अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशंस की कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं ताकि अंदर क्रिस्टल्स ना बने। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, इससे रिलेटेड बहुत से लेक्चर्स मैंने दिए हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं मुझे। और अपने दोस्तों को क्लास में मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल की विज़िट करने के बारे में ज़रूर बताइएगा। सो इसी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते हुए कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।